नमस्कार मित्रों। क्रांति ज्योति फुले ने खंडित मानवता को एक सूत्र में पिरोने के लिए सतत संघर्ष किया तथा जाति प्रथा का मूलोच्छेद करके समाज के इस गर्हित कलुष को मिटाने का अखंड प्रयास किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भारत एवं संपूर्ण विश्व को विघटित खंडित मानवता की भेदभाव रहित समानता के स्तर पर स्थापित करने का अमोघ सार्थक प्रयत्न किया। ऐसे महानायक महामना ज्योतिबा राव फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र की एक माली जाति में हुआ था। पूना के आसपास माली जाति के लोगों को फुले अर्थात फूले वाले कहा जाता था। ज्योतिबा राव फुले जी के पिता का नाम गोविंद राव और माता का नाम चिमनाबाई था। ज्योतिबा राव फुले जी के बड़े भाई का नाम राजा राम था तथा इनके पितामह का नाम सेतिबा राव फुले था। सेतिबा राव फुले के 3 बेटे रणजी कृष्ण एवं गोविंद राव थे। पुष्प प्रसाधन की कला में प्रवीण होने के कारण पेशवा इनकी कला पर मुग्ध होकर इन लोगों को 35 एकड़ जमीन दान में दिए थे। पूना में गोविंद राव ने एक हरित उद्यान लगाकर तैयार किया और वहीं से उनका कार्य संवरने लगा। उधर पेशवा बाजीराव अपनी गद्दी खो बैठे। उनके सभी अनुयायी और आश्रित विषम संकट में पड़ गए। परिश्रम एवं पुरुषार्थ मानव के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाते हैं तथा विषमता की रेखाएं मिटाकर ही रहते हैं। समाज में संकीर्णता की पराकाष्ठा उस समय आकाश छूने लगी थी। ज्योतिबा राव फुले की शिक्षा का प्रारंभ वर्ष 1834 से हुआ। वर्ष 1836 से ग्राम पाठशालाओं का सूत्रपात हुआ। उस समय केवल व्यापारियों एवं भूस्वामियों के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था थी। सारी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं। ज्योतिबा राव फुले एक प्रतिभा संपन्न परिश्रमी बालक थे। उन्होंने मराठी भाषा का पढ़ना लिखना एवं बोलना पूर्ण रूप से सीख लिया। गणित जबानी लगाना सीख गए थे। उन्हीं दिनों एक बार ऐसा हुआ कि बम्बई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के संकेत पर अवर्ड छात्रों को विद्यालय से निकाल लिया। अब ज्योतिबा राव फुले न केवल उन फूलों के उद्यान की बागवानी करनी थी, उन्हें तो देश के सामाजिक उद्यान के अनेकानेक अंधविश्वासों, छुआछूत एवं घृणास्पद परस्पराओं के सारे खरपतवार काटने थे। कूड़ा करकट निकाल फेंकने तथा मानवता के सुंदर सुगंधित पुष्पों की रक्षा, हरी भरी खेती को संरक्षण देना था। महाराष्ट्र के सतारा जिले के धनकवाड़ी गांव में खंडोजी नेवसे पाटिल और लक्ष्मीबाई के परिवार में 8 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई का जन्म हुआ था। अपनी वीरता के फलस्वरूप नेवसे परिवार का नायगांव इनाम में मिला था। धनकवाड़ी के पाटिल की पुत्री सगुड़ाबाई ज्योतिबा राव फुले की मौसेरी बहन थी। धनकवाड़ी एवं नायगांव के पाटिल परिवार परस्पर पुराने रिश्तेदार थे। सगुड़ाबाई अपने मौसेरी भाई ज्योतिबा राव फुले की शादी के लिए योग्य कन्या तलाश रही थी। गोविंद राव फुले, उनका बड़ा बेटा राजाराम एवं सगुड़ाबाई बैलगाड़ी से नायगांव कन्या देखने आए। सगुड़ाबाई ने खंडोजी नेवसे पाटिल के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा क्योंकि उन्हें सावित्रीबाई पूर्ण रूप से पसंद थी। पाटिल परिवार ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर मात्र 9 वर्ष की आयु में ही सावित्रीबाई एवं ज्योतिबा राव का विवाह कर दिया। उस समय ज्योतिबा राव फुले की आयु 13 वर्ष और सावित्रीबाई की उम्र 9 वर्ष की थी। 2 वर्ष बाद यानी 1942 में जब ज्योतिबा राव फुले 15 वर्ष एवं सावित्रीबाई फुले 11 वर्ष की थी, तब उनका गौना हो गया था।
सावित्रीबाई फुले की ननद सगुड़ाबाई का उसे गहरा सानिध्य प्राप्त हुआ। वे आपस में सहेलियों के भांति रहती थीं। सावित्रीबाई के सरल स्वभाव एवं व्यवहार ने पूरे परिवार का मन जीत लिया था। विवाह के बाद ज्योतिबाराव फूले का मन शिक्षा के प्रति पुनः आकर्षित हुआ। गफ्फार बेग मुंशी नाम के एक मुस्लिम विद्वान ने गोविंदराव को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित किया। गफ्फार बेग एवं लेजिट ने एक साथ गोविंदराव को ज्योतिबाराव फूले की शिक्षा के लिए उत्साहित किया, जिससे ज्योतिबाराव 14 वर्ष की आयु में पुनः विद्यालय जाने लगे। ज्योतिबाराव फूले जी की कड़ी मेहनत एवं लगन ने उन्हें पुनः अच्छी शिक्षा की धारा में ला दिया। उन्होंने पढ़ाई के दौरान सैन्य शिक्षा भी ग्रहण की। उस समय पूना में लहूजी बाबा नाम का एक अछूत व्यक्ति फौजी शिक्षा का विशेषज्ञ था। ज्योतिबाराव फूले और उनके साथियों ने भी लहूजी बाबा से हथियार चलाने की विद्या सीखी थी। वासुदेव बलवंत फड़के भी लहूजी बाबा से ही हथियारों की शिक्षा ग्रहण किए थे। लहूजी बाबा के अनेक शिष्य 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। ज्योतिबाराव फूले ने 21 वर्ष की आयु में विद्यालयी शिक्षा छोड़ दी थी। शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम मानते हुए फूले दंपति ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि शिक्षा के अभाव में लोग सम्मान एवं अपमान में अंतर नहीं कर पाते थे, सुख दुख में फर्क नहीं कर पाते थे। इसीलिए ज्योतिबाराव फूले ने शिक्षा को ही सामाजिक परिवर्तन का अचूक हथियार बनाया। सर्वप्रथम उन्होंने सावित्रीबाई एवं सगुड़ाबाई को अपने ही खेत के आम के पेड़ के नीचे शीतल छाया में पढ़ाना शुरू किया। नारी शिक्षा की यह प्रथम अनूठी पाठशाला एवं प्रयोगशाला भी थी। दोनों में पढ़ाई को लेकर परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहती थी। कुछ ही समय में सावित्रीबाई फूले एवं सगुड़ाबाई ने कठोर श्रम एवं लगन से शिक्षा में पारंगत हो गई। ज्योतिबाराव फूले यह पढ़ चुके थे कि स्त्री शूद्रो न धीयताम, अर्थात स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए, तभी यह गुलाम बने रहेंगे। इसीलिए स्त्री और शूद्रों की शिक्षा का कार्य ज्योतिबाराव फूले के जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बन गया। वर्ष 1832 में अंग्रेजों द्वारा पूना के बुधवार बाड़ा में स्कूल खोला गया, जिसमें प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों को जिलाधिकारी या सरकारी एजेंट से पत्र लाना अनिवार्य था। मुस्लिम विद्वान गफ्फार बेग मुंशी के प्रयास से डीएम का पत्र प्राप्त करके सगुड़ाबाई क्षीरसागर का नाम इस स्कूल में लिखा गया। सगुड़ाबाई की शिक्षा सावित्रीबाई के साथ ही प्रारंभ हुई थी। नॉर्मल स्कूल की प्रमुख मिसेज मिशेल, जो रेवरेंट जेम्स मिशेल की पत्नी थी, वह बहुत दयालु थी। उन्हीं के प्रयास से ही कक्षा 3 में प्रवेश मिला था। ज्योतिबाराव फूले और उनके मित्र मिलकर अंधविश्वासों तथा मिथ्या कुरीतियों में फंसे लोगों को मुक्त होने के लिए प्रेरित करते थे। थॉमसन्स की पुस्तक मानव के अधिकार से वे दोनों सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। वर्ष 1847 में ज्योतिबाराव फूले ने मिशन स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामी में स्पष्ट लिखा है कि वे अपने देश में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ज्योतिबाराव फूले जी ने 1848 में पूना के बुधवार पैठ के पास एक हवेली में भारत में नारी की प्रथम पाठशाला शुरू हुई, जिसमें उनके एक मित्र ने काफ़ी मदद किया। ज्योतिबाराव फूले की पाठशाला में अछूत बच्चों में पहली छात्रा थी मुक्ता साल्वे। लहू जी ने प्रथम बार मुक्ता साल्वे को ही पाठशाला में दाखिला करवाया था। वह लड़की लहू जी के
छोटे भाई की लड़की थी। सन 1854 में अस्पृश्य बच्चों में एक निबंध प्रतियोगिता करवाई गई। उसमें मुक्ता साल्वे ने अस्पृश्यों की दुखद स्थिति पर एक सुंदर निबंध लिखा था। उस निबंध के लिए उसे पुरस्कृत किया गया था। महासागर जैसे भारतीय समाज के शोधकर्ता साहित्यकारों के लिए मुक्ता साल्वे का ये निबंध आज भी दीप स्तंभ की भूमिका निभा रहा है। यह निबंध महामना ज्योतिबा फूले के कार्यकाल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समाज उत्थान के संघर्ष तक और स्वतंत्र काल से लेकर आज तक भी भूला नहीं जा सकता है। ज्योतिबा राव फूले के इस कार्य से प्रभावित होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। ज्योतिबा राव फूले की उम्र उस समय 25 वर्ष की थी। उस समय बोर्ड ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट सर आस्किन पेरी थे। उन्होंने ज्योतिबा राव फूले जी द्वारा नारी शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना करते हुए मुंबई सरकार को चिट्ठी भी लिखी। वर्ष 1852 में मुंबई के गवर्नर ने विश्राम बाग में एक भव्य समारोह में ज्योतिबा राव फूले जी को शाल भेंटकर सम्मानित किया। ज्योतिबा राव फूले जी के क्रांतिकारी कार्यों से ईर्ष्या देश रखने वालों ने उनकी हत्या की साजिश भी की थी। उन्होंने पैसे देकर कुछ लोगों को उनकी हत्या करने के लिए भेजा था। हाथ में नंगी तलवार लेकर आधी रात को ज्योतिबा राव फूले जी के घर में घुस गए। ज्योतिबा राव फूले जी ने कदमों की आहट से जगकर पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ से और क्यों आए हो? उनमें से एक ने जोर से चिल्लाकर बोला, हम आपको जान से मारने आए हैं। ज्योतिबा राव फूले जी ने पूछा, मेरा खात्मा क्यों और किस लिए? तुम्हारा हमने क्या नुकसान किया है और मेरी हत्या से आपको क्या लाभ मिलेगा? हत्यारों ने कहा, इसके लिए हमें कुछ पैसे मिले हैं। जब ज्योतिबा राव फूले जी ने उन हत्यारों को अपने कार्यों से अवगत कराया तो दोनों ने क्षमा मांगी और बाद में वे सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ता बने। कुछ पैसों के लालच में हत्या करने गए लोगों में एक का नाम रोड़े तथा दूसरे का नाम धोंधीराम था। रोड़े ज्योतिबा राव फूले जी का अंग रक्षक बना और धोंधीराम नामदेव सत्य शोधक समाज के प्रमुख बन गए थे। ज्योतिबा राव फूले जी उच्च व्यवस्था से निजात पाने के लिए 24 सितंबर 1873 को पूना में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। उल्लेखनीय है कि ज्योतिबा राव फूले जी के कुछ मित्रों ने विनायक बापूजी भंडारकर, विनायक बापूजी डेंगल एवं सीताराम सखाराम दातार ऐसे थे जिन्होंने सत्य शोधक समाज को हर प्रकार का सहयोग दिया। ज्योतिबा राव फूले जी को संस्था का अध्यक्ष एवं गोविंदराव कडलक को मंत्री चुना गया। ज्योतिबा राव फूले जी 1854 में शिक्षक पद पर मिशनरी स्कूल में नियुक्त हुए थे। 8 मार्च 1860 को विधवा युवती का विवाह कराया। वर्ष 1872 में गुलामी नामक ग्रंथ लिखा। 1876 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इस प्रकार से जून 1885 में 70 पुस्तक लिखी तथा जुलाई 1888 में उनके दाएं अंग में पक्षाघात हुआ। फिर भी 1 अप्रैल 1889 में सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की रचना की तथा 11 मई 1888 को अभिनंदन समारोह में मांडवी के कोलीवाड़ा हाल पूना में ज्योतिबा राव फूले को महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया गया। दिनांक 27 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। किसान का चाबुक नामक पुस्तक के प्रस्तावना में
उन्होंने निम्न बातें लिखी। विद्या बिने गति गई, मति बिने नीति गई, नीति बिने गति गई, गति बिने वित्त गई, वित्त बिने शूद्र खंगले। अर्थात शिक्षा के अभाव में ही शूद्रों का हास एवं विनाश हुआ। मानवता एवं मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना एवं नैतिकता के विकास में ज्योतिबा फूले जी की विचारधारा सदैव सदैव प्रासंगिक रहेगी। समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार की भावना से ओतप्रोत ज्योतिबा फूले के प्रेरणात्मक कृत्य सदैव भारत ही नहीं बल्कि विश्व की मानवता की मार्गदर्शक रहेगी। उनके विचार, पत्र एवं पुस्तकें सदैव सामाजिक क्रांति की ज्योति स्तंभ बने रहेंगे। ज्योतिबा फूले जी आत्मनिर्णय से पहले आत्मनिरीक्षण एवं आत्म परीक्षण को अनिवार्य मानते थे। विवेक की कसौटी आत्मनिरीक्षण है। साहस का उदय सत्य से होता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति ना तो कोई भेदभाव मान सकता है, ना ही देश रखता है। ज्योतिबा फूले जी ने प्रमाणित कर दिया था कि शिक्षा ही वह चाबी है जिसके सारे ताले खोले जा सकते हैं तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के बिना राजनैतिक परिवर्तन अर्थहीन है। मित्रों, ये हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।